ईरान ने जो इजराइल पे हमला किया उस पर नए तरह की राजनीति गर्मा गई है। मिडिल ईस्ट इस समय इतने बड़े उथल पुथल से गुजर रहा है कि आपको विश्वास नहीं होगा। और सबके पीछे केंद्र में एक ही चीज है, फिलिस्तीन की आजादी। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो पूरी स्थिति बन रही है, जिस तरह से कल रात को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जिस समय ईरान इजराइल पे हमला कर रहा था और उसके बाद लगातार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस पूरे पैलेस्टाइन में, गाजा, वेस्ट बैंक दोनों में हमलावर हो गया। वेस्ट बैंक में तो कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। तुलकरेम एरिया लगभग इजराइल से आज़ाद हो चुका है। मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी पूरी ये है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों का ध्यान है कि ईरान और इजराइल में वॉर होगी। और वो बात सही है, वो उसका एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन उसका उसके पीछे का जो हिडन एजेंडा, ईरान का जो हिडन एजेंडा है, बल्कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का। ईरान को देखिए, मैं जब अलग बोलता हूं तो अब अलग नहीं बोलना चाहिए, अब उसको बोलना चाहिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नेता ईरान। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जो हिडन एजेंडा वो क्या है? हिडन एजेंडा ये है कि ईरान और इजराइल में लड़ाई चलती रहे, और इधर बीच में जिस तरीके से 1948 के पहले और 1948 से अभी तक इजराइल ने धीरे धीरे करके फिलिस्तीनी टेरिटरी हथियाई है, बिल्कुल उसी तरीके से फिलिस्तीनी भी इजरायली टेरिटरी धीरे धीरे करके हथियाए। इसमें एक स्थिति ये भी आ सकती है कि तेल अवीव पे सीधे हमला हो, और तेल अवीव पे हमला करके इजरायली जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा पीछे हटे, और फिर उसके बाद हमला करे, फिर पीछे हटे, फिर हमला करे, फिर पीछे हटे। लेकिन इस प्रक्रिया में जो गाजा और तेल अवीव के बीच के जो इजरायली क्षेत्र हैं उन पे वो धीरे धीरे कब्जा करता जाए, और वेस्ट बैंक में वो पूरी तरीके से इजराइल को उखाड़ फेंकी। इसके कई स्टेजेस हैं। मैं इस समय आपको हर स्टेज नहीं बता सकता, क्योंकि ये देखिए, सही मायने में युद्ध के ग्राउंड से ही बातें निकलेंगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि ये हिडन एजेंडा है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का। ईरान ऊपर से ईरान और इजराइल का युद्ध चलता रहेगा, और नीचे नीचे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मजबूत होता रहेगा, और इजरायली टेरिटरी वो खाता रहेगा। ये देखिए, ऐसी चीज है जिसको अमेरिका भी उस तरह से समझ नहीं पा रहा है, जिसको बड़े बड़े जो यूरोपियन देश हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, और चाइना और रशिया के अलावा इस चीज को शायद कोई नहीं समझ पा रहा। अब देखिए, अब हम आते हैं ईरान के हमले के बाद इजराइल ने अब ये कहा है कि वो रिटेलिएट करेगा। और कब रिटेलिएट करेगा? आज शाम तक, आज रात तक। तो मेरी भी भविष्यवाणी ये है कि इजराइल आज रात या मैक्सिमम कल तक वो रिटेलिएट करेगा, और उसका जो रिटेलिएशन है वो दूसरी तरह का होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल के पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ज्यादा है, डिफेंसिव कैपेबिलिटी उसकी कम है। कल जो देखिए, जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी इजराइल की प्रदर्शित हुई, उसके बारे में अभी आपको बता दें कि 350 ड्रोन्स लगभग ईरान ने छोड़े। उसमें से कम 40% ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए। 60% ड्रोन्स जो हैं उन्होंने इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेज दिया। और इजरायली डिफेंस सिस्टम कमजोर है। वो पेट्रियट और डेविड स्लिंग और इस तरह की जो पूरे मिसाइल कवर्स हैं, वो इस तरह के कवर्स हैं कि वहां पर ऐसे मिसाइल्स लगे हैं कि वो तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर कोई बाहर से किसी ने मिसाइल मारा इजराइल की तरफ, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना बड़ा थ्रेट है, और उस थ्रेट के हिसाब से वो अपने मिसाइल वो छोड़ते हैं। वो सब उसको कहीं ना कहीं जो डिजिटाइज्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको मैनेज करती है, वो पहले से प्रोग्राम रहते हैं। लेकिन जो इजराइल ने डिफेंस किया वो अकेले नहीं किया। कल जो इजराइल ने डिफेंस किया, कल और परसों, वो उसने अमेरिका और यूरोपियन देशों की पूरी मदद लेके किया। जॉर्डन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे बाकायदा, और हर तरफ से एक एक मिनट अमेरिका खुद मॉनिटर कर रहा था। तो इजराइल जहां पर वीक है, जो उसका डिफेंस, वहां पर उसने अमेरिका और इंग्लैंड और तमाम यूरोपियन देशों की उसने सहायता ली, और उनके साथ मिलके वो उसने डिफेंड करने की कोशिश की।
और फिर भी वो सारा डिफेंस जो इरानियन मिसाइल्स हैं उन्होंने भेज दिया। खुद इजरायलियों का क्या कहना है, क्योंकि अमेरिका ने कहा इजराइल से कि देखो हम लोगों ने काफ़ी कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, झूठ बोला कि हमने काफ़ी कुछ इंटरसेप्ट कर लिया। मतलब ये पूरा वो लोग बात खा गए कि रेमन और नेवातिम जो एयर बेसिस हैं इसराइल के, उनमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जो जेट्स हैं वहाँ से उड़ नहीं पा रहे हैं, गाज़ा पे बमबारी आधी से भी कम हो गई है। ये सारी चीज़ें वो लोग छुपा ले गए। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन अमेरिका ने इसराइल से कहा कि देखो हमने इस तरीके से मिलके इस अटैक को हम लोगों ने इसकी जो इसका जो डैमेज है हमने डैमेज कंट्रोल किया है, और इसलिए अब हम लोग मिल के काम करें। लेकिन इसराइल ने भी इस बात को माना, लेकिन ये भी इसराइल ने कहा कि हम अपनी तरफ से स्ट्राइक करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो हम अपने पास रखेंगे। और इसराइल इस मामले में बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा है, उसने एग्जैक्टली अमेरिका की हर बात नहीं सुनी है। अमेरिका ने इस बात को आज कहा कि अगर इसराइल रिटेलिएट करता है तो हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है? इसराइल रिटेलिएट करेगा, ईरान फिर मारेगा। अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका को इसराइल के साथ ही या उबरना है या डूबना है, उसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन देखिए जो इसराइल के जो कुछ बहुत ही मतलब बड़े एग्रेसिव और एंटी अरब, एंटी मुस्लिम और इस तरह के जो बड़े एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने देखिए इस बात को कहा कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस Israel has ever faced in its history, and it exceeded our expectations. It was able to penetrate the defense system we had built with more than 11 countries. 11 देशों के साथ जो इन्होंने एक डिफेंस सिस्टम बिल्ड किया था। मतलब आप सोचिए, कनाडा से लेके मतलब इस पूरे जो नेटो की रेंज है वो पूरी कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके इजराइल तक, वहाँ तक उन लोगों ने पूरा एक डिफेंस सिस्टम बनाया था, और उस सारे उसको ईरान ने भेज दिया। ईरान ने बल्कि जॉर्डन पे कंसंट्रेट करके, और सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन उनका जॉर्डन पे था कि जॉर्डन में ही रोक दिया जाए, लेकिन जॉर्डन में नहीं रोक पाए, उनको भेज दिया। तो उसके बाद जो इजरायली जो बहुत हार्डलाइनर्स हैं, मैं एकदम हार्डलाइनर्स की बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने ये ट्वीट किया, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, आप देखिए वो लोग क्या कह रहे हैं। Contrary to what pundits are saying, this wasn't designed merely as bells and whistles campaign with no damage. क्योंकि जो कुछ अमेरिकन कह रहे हैं कि अरे ये तो एक तरह का, इसने देखिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया, और बेल्स एंड विसल्स की ये केवल इजराइल को आगाह करने वाला था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसने कोई डिस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं की। लेकिन इजरायली जो सबसे बड़े एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इसने डैमेज किया है। When you shoot 350 flying objects, time to hit Israel at the same moment. When you use three fundamentally different weapon types, cruise missiles, ballistic missiles, and UAVs, you are looking to penetrate Israel's defenses and kill Israelis. उसने कहा कि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, 350 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स छोड़े, जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों थी, और उसमें क्रूज मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और अनमैन एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स, ये तीनों थी। और वो तो सीधे इजराइल के लोगों को मारने के लिए किया गया था। आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि इजराइल के लोगों को मारने के लिए नहीं किया था? ईरान तो केवल टेस्ट कर रहा था कि वो इजरायली डिफेंस सिस्टम्स कितने स्ट्रांग हैं। ये भी एक व्यू है वैसे कि ईरान जो है, उसने जो ये वाला अटैक किया था, ये इसने टेस्ट करने के लिए किया था, और जो ईरान को जो डैमेज करना था उसने कर दिया। उसने जो जिन एयर बेसिस से दमस्कस में अटैक हुआ, या जिन एयर बेसिस से गाजा पे हमला होता है, उनको उसने काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया। कुछ दिन लगेंगे इजराइल को उसको रिपेयर करने में, वो उसने किया। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो अटैक्स थे, ये इजराइल के रेजिडेंशियल एरियाज की तरफ टारगेटेड नहीं थे, क्योंकि ईरान जो है वो एक अपना पॉइंट एक मेक करना चाह रहा था कि भाई हमने एक मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया है, हमें आम नागरिकों को अभी हम नहीं मार रहे हैं। लेकिन ईरान ने यह भी कह दिया है कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया, अब जो कि इजराइल करने जा रहा है, तब उसके बाद क्या होगा यह हम नहीं कह सकते।
तब हमें पूरी छूट है कि हम रेजिडेंशियल एरियाज पे भी हम हमला करेंगे। और ये बात इजरायलीज खुद मान रहे हैं कि ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि जो ईरान ने हमला किया वो रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं किया, तो इसकी आप खुशी मना रहे हैं, आप इसको ईरान की कमजोरी बता रहे हैं। अरे ईरान ने जो किया है, वो जो उसने दिखा दिया है कि वो कर सकता है, वो रेजिडेंशियल एरियाज कर सकता है। अगर उसके 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 350 ड्रोन छोड़े और आप कह रहे हैं कि हमने 40% इंटरसेप्ट कर दिया, 60% उसने भेज दिया है। हालांकि कुछ जो इजराइल के एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो 350 ड्रोन में से केवल 7 लगे, तो चलिए मान लेते हैं केवल 7 लगे। तो ये जो 7 लगे ये इतने एक्यूरेट कैसे थे कि इन्होंने रेमन और नेबातीन एयरबेस पर ही जाके ये लोग स्ट्राइक किया। इनको आप जॉर्डन में क्यों नहीं रोक पाए? और इजराइल और ईरान ने देखिए क्या मतलब बेहतरीन जो स्ट्रैटेजी अपनाई कि उसने जो 350 ड्रोन छोड़े उसमें वो जानता था कि काफी कुछ इंटरसेप्ट हो जाएंगे। अभी इतनी बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी केवल इजराइल की नहीं 11 देशों की लगी हुई है, तो वो जानता था इस बात को। लेकिन उसने जो इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और यूएवी, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो सीधे चलती हैं, क्रूज मिसाइल्स जो क्रूज करती हैं, जो अपना लक्ष्य ढूंढती हैं, और ड्रोन्स जो दोनों काम करती हैं, उसने तीनों छोड़े। और उसने कुछ ड्रोन्स को ऐसा प्रोग्राम किया था कि वो जो उसके स्पेशली जो मैंने बताया कि जो सॉलिड जो सॉलिड उससे प्रोपेल्ड है फ्यूल से, और लिक्विड फ्यूल से नहीं है, वो जो उसने ड्रोन्स छोड़े थे उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि वो पहले ही जो कि इजराइल कह रहा है 7, तो 7 क्या था, एक्चुअल नंबर है 350 में 60% ड्रोन्स इसराइल में इसराइल तक गए और वहां पर मार की उन्होंने। लेकिन उसमें से 7 ड्रोन वो थे जो नेवतीम और जो रेमन एयरबेस में वहां लगे, और वो उन्होंने पहले छोड़ दिए थे। वो 7 जो बड़े 350 ड्रोन छोड़े उसके पहले वो 7 छोड़ दिए थे, क्योंकि जो सॉलिड प्रोपेल्ड जो मिसाइल्स होती हैं उनमें ये चीज होती है कि वो उसकी टाइमिंग जो है वो काफी फास्ट होते हैं। लेकिन और बाकी में देखिए आप क्या हुआ, बाकी में 72 घंटे की नोटिस ईरान कह रहा है हमने अमेरिका को दी, और मिसाइल्स के ईरान से इजराइल पहुंचने में 7 से 9 घंटे लगते हैं, जो 350 मिसाइल्स, तो वो काफी टाइम था पहले से ही, काफी टाइम ईरान ने दे दिया कि 350 ड्रोन्स तुम देखते हैं कितने इंटरसेप्ट करते हो। लेकिन उसके पहले जो 7 ड्रोन्स मारे उसने, उसका क्या, उसने तो हालत खराब कर दी ना उसने। अब वो चीज जो है केवल कुछ लोग, मतलब वो इजराइल सरकार जानती है, अमेरिकन सरकार जानती है, लेकिन अमेरिकन सरकार ये भी जानती है कि ईरान बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कि ईरान दुनिया को ये दिखा रहा है कि देखो हमने जो है किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने केवल मिलिट्री टारगेट्स पे हमने किया। और ये बात ईरान भी नहीं कह रहा है, और वो जानता है उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता है कि वो जो 7 ड्रोन्स जो उसने पहले छोड़ दिए थे वो अपने निशाने पे कैसे लगे। ये ऐसी चीजें देखिए, मैं क्या बताऊं आपको, कि मैं चाहता हूं कि और लोग इस पे बोले, मैं चाहता हूं कि और एनालिस्ट इस चीज को पकड़े। मुझे कोई वो नहीं है कि केवल अमरीश मिश्रा स्पीक्स की कोई इस तरह की एक्सक्लूसिविटी मैं बनाऊं कि मुझे ही सब आता है, लेकिन हर बार यही हो रहा है कि लड़ाई के बेसिक नियम ये लोग भूल गए हैं। इंडिया मतलब आप सोचिए, इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद ऐसी हवा चली है कि सारा यूएस और इजराइल प्रोपेगेंडा पर यहाँ के एनालिस्ट पल रहे हैं। बड़े बड़े अखबार, वायर जैसे अखबार जो सिद्धार्थ वरदराजन एडिट करता है, प्रिंट जो शेखर गुप्ता करते हैं, और आप देखिए जो ये स्क्रोल करके है, मिंट है, ये सारे ऑल्टरनेटिव सो कॉल्ड अखबार हैं जो गोदी मीडिया से अपने को अलग कहते हैं। इनमें एक भी एनालिस्ट नहीं है। क्या सिद्धार्थ वरदराजन वगैरह में इतनी समझदारी नहीं है कि वो इस चीज को समझे कि ईरान ने क्या गेम किया है? उनके अंदर है, लेकिन वो पिछले सालों से इजराइल और यूएस ने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो खरीदा ही, और खरीद के मोदी को दे दिया। और ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ा किया इन्हीं लोगों ने, अमेरिका और इजराइल ने, कि इनको भी, एक ऑपोजिशन को भी हम कंट्रोल करें और सरकार को भी हम कंट्रोल करें। और इनको ये छूट दी कि तुम इन इन चीजों पे करो, इतना करो। लेकिन जब
फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई की बात आती है, वहां पर तुम चुप हो जाओ। वहां तुम रिपोर्टिंग करो जो करना है, गाजा में इतने लोग मरे उसको बोलो, हमास ने ये किया उसको थोड़ा कम बोलो, लेकिन ये बात मत कहो कि ईरान क्या इतना बड़ा गेम कर रहा है, क्योंकि अगर वो तुम कह दोगे उससे तो सारी पूरा राज दुनिया के सामने खुल जाएगा। और ईरान का भी ये है, ईरान जानता है कि जो समझने वाले लोग हैं वो उसको समझेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके ज्यादा ईरान भी इस बात को जानता है कि भाई जरूरत से ज्यादा जो जो पब्लिसिटी है वो भी कभी कभी हानिकारक होती है। इसलिए ईरान अपने पूरे इस पूरे माहौल में वो बड़ा संभल संभल के एक एक कदम रख रहा है, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि उसकी जो लड़ाई है, जो लड़ाई उसने शुरू की है इसराइल से, इसका असली मकसद फिलिस्तीन की आज़ादी है। कोई ईरान आके इसराइल पे कब्जा नहीं करेगा। इसराइल पे कब्जा हमास को करना है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को करना है, हिजबुल्ला और यमन की मदद से करना है जो लोकल प्लेयर है। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब फोकस दूसरी जगह होगा। और देखिए, ये चीज रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी आपने देखी होगी। यहां पर भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई रशिया और यूक्रेन युद्ध पे भी आप कुछ बोलिए, तो मैं बोलने को तैयार हूं, उसमें कोई समस्या नहीं है। रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी देखिए जो पूरी सिचुएशन है वो यही है कि रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो उसका जो लार्जर जो कि दिख रहा है हमें, वो तो युद्ध एक तरफ हो ही रहा है। दूसरी तरफ जो हो रहा है कि छोटी छोटी टेरिटरीज रशिया अपने में अटैच कर रहा है, जैसे ट्रांसनिस्ट्रिया, जैसे इसका अजरबैजान का कुछ इलाका जो अजरबैजान इसराइल से मिला हुआ है, आर्मीनिया जो क्रिश्चियन आर्मीनिया है वो ईरान के साथ है, मैंने आपको बताया था इस बारे में। इसमें पूरा जो डिवीजन है हिंदू, ये मतलब क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, वो टूट जाता है। आर्मीनिया, क्रिश्चियन आर्मीनिया ईरान और रशिया के साथ है, और मुस्लिम अजरबैजान वेस्ट और इसराइल के साथ है। तो अजरबैजान की भी टेरिटरी इधर उसने एनेक्स की है। अजरबैजान बोलता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि बड़ा मुद्दा यूक्रेन की वॉर का है। और ईरान इसराइल की वॉर भी इसी दिशा में जा रही है कि ईरान जो है वो प्रोवोक करेगा और ज्यादा। अभी अगर इसराइल ने आज रात, मतलब मुझे लग रहा है आज रात इसराइल अटैक करेगा। अगर इसराइल ने मान लीजिए एक दिन बाद किया, 2 दिन बाद किया, करना तो है ही। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर, अमेरिका कहीं ना कहीं इस गेम को ईरान के समझ रहा है, इसीलिए वो इसराइल को रोक रहा है कि तुम अगर इस पे फंस जाओगे इसराइल और ईरान की लड़ाई में, तो इधर नीचे जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा बड़ा एरिया खा जाएंगे। गाजा में 7 अक्टूबर ये कर चुके हैं, दूसरा 7 अक्टूबर हो गया तो इस बार ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, उस एरिया को अटैच कर लेंगे और अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन डिक्लेयर कर देंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर की थी 1943 में। तो उस तरीके की जो, अच्छा उनके पास तो केवल कोई टेरिटरी नहीं थी, केवल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स थे, और जापान उसमें पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। यहाँ तो इनके पास टेरिटरी आएगी, वो इसराइल की मेन स्ट्रीम टेरिटरी आएगी, नजीब डेजर्ट तक के पहले तक ये लोग पहुंच सकते हैं। और वहां पर अगर इन लोगों ने इजरायली टेरिटरी को अपने हक में कर लिया, उसको एनेक्स कर लिया, और एक उसमें इन्होंने फिलिस्तीनी सरकार बना दी जो कि हमास लीड कर रहा है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं, और उधर वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पूरी तरह से सत्ता दखल कर दिया उसका, जो कि एक लॉन्ग टर्म जो आने वाले 6 महीनों की प्लानिंग है। तो आप ही बताइए वैसी स्थिति में क्या होगा। अमेरिका, देखिए अमेरिका में एक बात है कि वो चीज़ों को समझता है, लेकिन इसराइल अमेरिका की बात मानता है और उसके अलायंस में, लेकिन इसराइल ने बार बार एक टेंडेंसी दिखाई है कि वो ब्रीफ को एक्सटेंड कर देता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, टीम में होते हैं, सेना में होते हैं, जो अपने दिमाग, मतलब ठीक है उनका कमांडर जो कह रहा है मानेंगे और उनके कमांडर से उनका अलाइनमेंट होता है, लेकिन वो भिटक जाते हैं, वो कभी कभी एकदम आउट ऑफ लाइन जाके बिहेव करते हैं। और ये जो बिहेवियर है इसराइल का, ये जो टेंडेंसी है, एक पैरानॉइड टेंडेंसी है, वो जो है हमास भी समझता है और ईरान भी समझता है, और इसीलिए वो उसके साथ खेल रहा है। अब देखिए, अब इसराइल जो गलती करेगा वो ये करेगा कि जो वो अपने ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं उनको वो ईरान पे यूज़ करेगा, ताकि दुनिया में वाहवाही हो और इसराइल का सिक्का फिर से
दुनिया में चले, क्योंकि इजराइल ने इधर बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है इजराइल। तो उसके लिए वो जो उसके एडवांस सिस्टम्स हैं, चाहे वो आरओ सिस्टम्स हों, चाहे वो जो पेट्रियट के जो वर्जन उसके पास हैं, डेविड स्लिंग है जिसके पास डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों कैपेबिलिटी हैं, उनको वो यूज़ करेगा उन मिसाइल्स को। और पक्का मैं बता रहा हूँ, ईरान में वो जान माल का नुकसान करके वो वहाँ पर कुछ ना कुछ वो करेगा जिसमें लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इसराइल के अंदर वो ईरान वाली क्षमता नहीं है कि सोच समझ के करे। और जैसे ही कुछ लोग मारे गए ईरान में, तो सोचिए अपर हैंड किसका होगा? अपर हैंड ईरान का होगा, क्योंकि ईरान फिर ये कहेगा कि देखिए हमने जो स्ट्राइक की मिलिट्री टारगेट्स पे, ये जो कर रहे हैं ये इंसानों को मार रहे हैं। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा गेम शुरू हुआ है, बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके केंद्र में फ़िलिस्तीनी आज़ादी है, फ़िलिस्तीन की आज़ादी है। फ़िलिस्तीन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो मैं दूसरा वीडियो शाम को बनाऊंगा, उसमें आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।